सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं उन सारे क्वेश्चनों को रट लेना। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। सवाल तुम्हारे सामने है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 98 पाई होगा, 36 पाई, 49 पाई और आपका 72 पाई। तो मेरे भाई आप लोगों से बोला गया गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। फटाफट से जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इस सवाल का आंसर करने का प्रयास करो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 को तो 4 लिख दूंगा, पाई को भी पाई लिख दूंगा, त्रिज्या का स्क्वायर करना है। अब त्रिज्या तो 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 चौके 36 और पाई तो तुम्हारे पास में है ही, तो 36 पाई तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल है, यदि पहली संख्या का 66% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आपसे बोला कि पहली संख्या का 66% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। सिलेक्शन लेना है तो ऐसे सवालों को रटना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई ऐसे के ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहली संख्या, मैं इसको x मान लेता हूं कि पहली संख्या का 66%, तो इसका हो गया मेरे भाई आपका 66%, यानी कि 66/100। दूसरी संख्या को मैं y मान लेता हूं, इसके 3/5 के बराबर है, तो ये हो गया इसका 3/5। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर देखो। 3 का भाग 66 में देंगे तो 22 बढ़ जाएगा, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बढ़ जाएगा, 2 का भाग 22 में देंगे तो 11 बार और 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 बार। तो देखो यहाँ पर ये x है, बिल्कुल है। अब ये जो y है इसको इसके नीचे लेके आ जाओ, यानी ये हो जाएगा x/y बराबर में ये जो नीचे का 10 है ये चला जाएगा ऊपर और ये जो ऊपर का 11 है वो आ जाएगा नीचे। तो 10/11, 10/11 इसी ऑप्शन में है। तो ए आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। यानी कि कुल मिला के एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो इस PDF में वैसे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ लेता है तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस PDF में मिलेंगे। अब से पहले जिन बच्चों ने PDF लिया है सब बच्चों ने वापस आके बोला कि सर बेहतरीन तरीके का PDF है और हमें इस PDF से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, वो भी हूबहू। तो मैं अभी भी मेरे भाई गारंटी देता हूँ इस PDF से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। अभी आपके पास में टाइम भी है तो आप इस PDF को पढ़ सकते हैं, वरना टाइम निकल जाएगा, उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। तो मात्र 100 रुपये का PDF है जिसमें चारों की चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगी। जिसको चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो WhatsApp पे मैसेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 वर्ष पहले आशा की आयु भावना की आयु की 3 गुणी थी। अब से 7 वर्ष के बाद में आशा की आयु भावना की आयु की 2 गुनी होगी। भावना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस सवाल को x मान के कर लो, या फिर अगर x मान के नहीं करना चाहते तो ऑप्शनों से कर लो। ऑप्शनों से भी ये तुम्हारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा मन करे उससे कर लो, मैं ऑप्शनों से करके बता देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे बोला कि भावना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूँ कि भावना की वर्तमान आयु, ठीक है मेरे भाई, मैंने मान लिया कि भावना की वर्तमान आयु कितनी है। तो भावना की वर्तमान आयु 25 वर्ष मान ली, ठीक है। मैं पहले ऑप्शन से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो भावना की वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो इसने बोला कि 9 वर्ष के पहले, तो 25 वर्तमान में है। अब 9 साल पहले कितने की हो जाएगी? तो सर 9 साल पहले तो 16 साल की होगी ये। अरे 25 में से 9 घटाएंगे 16 ही आता है। तो 9 वर्ष के पहले आशा की आयु भावना की आयु की 3 गुणी थी। तो ये अगर भावना की आयु है तो आशा की आयु कितनी हो जाए इसकी 3 गुणी। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो 48 साल होगी। अब से 7 वर्ष के बाद में, यानी अब वर्तमान में 25 साल की है, तो अब से 7 साल बाद, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब से 7 साल के बाद में आशा की आयु भावना की आयु की 2 गुणी होगी। तो मेरे भाई इसमें हमने 7 जोड़ दिया, तो वर्तमान में देखो इसकी 9 साल पहले 48 साल थी, तो 9 साल पहले 48 साल थी, अब कितनी होगी? तो सर देखो 9 साल पहले 48 साल थी, तो अब कितनी होगी भाई? इसमें 9 साल और जोड़ दो, ये वर्तमान की आ जाएगी। अब से 7 साल के बाद में, तो इसमें 7 और जोड़ दो, तो इसको जोड़ेंगे तो आंसर आए कितना? 64। तो देख लो मेरे भाई 32 दूना 64। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भाई जैसा जैसा ये बोल रहा है ना, पहले ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो गया कि अब से 7 साल के बाद में आशा की आयु भावना की आयु की 2 गुणी होगी। तो देख लो 32 दूना 64 हो गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे x मान के भी बता सकता हूं कि x मान के ये सवाल कैसे होगा। तो देखिए कैसे होगा। इसने बोला कि 9 वर्ष पहले आशा की आयु भावना की आयु की 3 गुणी थी। तो मैं बात कर रहा हूं 9 साल पहले, मैं बात कर रहा हूं 9 साल पहले की। तो एक तरफ तो मेरे भाई भावना है, एक तरफ आशा है। तो 9 साल पहले मैंने मान लिया कि भावना की उम्र x साल थी, तो आशा की तो 3 गुणी है, तो आशा की हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब ये 9 साल पहले की है, अब से 7 साल के बाद में, आज से 7 साल बाद, तो मेरे भाई देखो ये इसकी x साल थी, अब ये 9 साल पहले की है, तो वर्तमान की कितनी हो जाएगी? इसमें 9 जोड़ दो, और इसमें 7 साल बाद और जोड़ना है, तो इसमें मेरे भाई 7 और जोड़ दीजिए। सेम काम इसमें कर लो, ये तो 9 साल पहले की है, तो मेरे भाई ये 9 साल पहले की, तो वर्तमान में कितनी होगी? इसमें 9 जोड़ दो। 7 साल बाद की निकालनी है, तो इसमें 7 और जोड़ दो, इसमें ये 7 और जोड़ दिया। तो इसने बोला आशा की आयु भावना की आयु की 2 गुणी है, तो भावना की आयु को क्या कर दो? 2 गुणा कर दीजिए। भाई देखो 2 को x से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में 9 और 7 का 16, 16 दूना हो जाएगा आपका 32, बराबर में ये तो है ही तुम्हारे साथ में 3x प्लस में 9 और 7 का 16। देखो 3x में से 2x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, और 32 में से 16 घटेगा तो सिर्फ 16 बचने। x की उम्र कितनी आ गई मेरे भाई? 16, यानी कि जो भावना की 9 साल पहले की उम्र है वो कितनी है? 16 साल। तो ये 9 साल पहले की है, वर्तमान में कितनी होगी? भाई मैं तुमसे बोलूं कि आज से 9 साल पहले मैं 16 साल का था, तो अब कितने का होऊंगा? भाई 16 में 9 जोड़ दो, 25 साल अब वर्तमान में हो जाऊंगा। तो x मान के भी करवा दिया, ऑप्शन से भी करवा दिया, दोनों ही तरीके से मैंने ये सवाल आपको करवा दिया है। इसको देखो भाई, प्रथम 16 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा। प्रथम 16 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ कितना है। तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, जितनी भी, चाहे वो 16 पूछ ले, 50 पूछ ले, 100 पूछ ले, 150, 175, मतलब कितनी भी वो संख्या पूछ ले, जैसे वो तुमसे पूछ ले बताओ प्रथम 999 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो मेरे भाई 999 ही होगा, यानी जितना पूछा जाता है ना उतना ही होगा। अब इसने 16 पूछा है ना, तो 16 ही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ये विषम संख्याओं में ऐसा ही होता है, ठीक है, विषम संख्याओं में ऐसा ही होता है। और अगर सम संख्याओं में पूछ लेता तो सम संख्याओं का औसत में 1 जोड़ देते, जैसे कि 16 पूछा था ना, अब ये विषम, अब 16 सम प्राकृत संख्या,
भाई विषम पूछा है तो 16 का 16 ही आंसर हो जाएगा। अगर सम पूछता तो इसमें एक जोड़ देते, 16 का क्या हो जाता, 17 आंसर हो जाता। मान लो बोल दे प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा, तो 50 का औसत क्या होगा, 50 ही होगा। और अगर ये बोल दे प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो इसमें फिर एक जोड़ देते हैं, अब आंसर 51 हो जाता। तो यानी विषम आ जाए तो सेम टू सेम आंसर, सम आ जाए तो एक जोड़ देना, बात खत्म। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 8:5 है, उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 160 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको देखो, इनको x मानो, इनको y मानो, तो x और y मान के करो, या फिर एक तरीका होता है मेरे भाई वज्र गुणा करने का। ठीक है, एक तरीका होता है क्या, वज्र गुणा करने का, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो वज्र गुणा का जो तरीका है ना वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे कम टाइम में आपका सवाल हो जाएगा। अगर तुम इनको x मानते फिरोगे फिर इनको y मानते फिरोगे तो पहले तुम्हें x का मान निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें y का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं तुम्हारा आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से वज्र गुणा का जो आइडिया है ना वो बेस्ट है। अब देखो वज्र गुणा का तरीका लगाते हैं। इनकी आय कितनी थी, 8:5, तो 8:5 इनकी आय हो गई। इनका जो व्यय है वो कितना है, 2:1। कितना है मेरे भाई, 2:1 इनका क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो अब देखो वज्र गुणा करो इनको, देखो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, इसको देखो 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, मेरा इसको 10x मान लेते हैं। बराबर में प्रति माह कितने बचाते हैं, 160 रुपये। तो अब इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, अब इसको इसमें से घटाना। ठीक है, एक में से किसको घटाना है, 2 को, तो एक में से किसको घटा दो, 2 को घटा। तो देखो 8x में से 10x घटेगा तो माइनस का 2x बचेगा। बराबर में 2 में से 1 घटेगा, 1 घटेगा नहीं, यहाँ पर कहीं बचे माइनस का 1, 60 को -1 से गुणा करें माइनस का 160 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग 60 में देंगे 80 बार, x का भाग देंगे, सॉरी x की वैल्यू कितनी, 80। भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो मेरे भाई इसने तो अंतर पूछा था, भाई आय का अंतर पूछा था, तो आय कितनी थी, इसकी 8 थी, इसकी 5 थी। 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा। तो 1 की वैल्यू 80 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 गुणा में 80 यानी कि 240 आंसर होगा, बात खत्म। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, तो आप सोच लो मेरे भाई कितना आसान तरीका है ये। अगर तुम x और y मान के करते तो बहुत कठिन सवाल हो जाता। अब इससे देख कितना बेस्ट है, 8 को 1 से गुणा किया तो 8 एकम 8 हो गया, 5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10 हो गया। तो अब इनके बचत कितनी है, 160 रुपये की, तो 160 लिख दिया और इस वाले में से इस वाले को घटाने, 1 में से 2 घटाया तो माइनस का 1 बचेगा। तो 8 में से 10 गया तो माइनस का 2 बचेगा और 2 में से 1 गया तो माइनस का 160 को इससे गुणा करें माइनस का 160, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग 160 में देंगे 80 बार कटेगा। तो मेरे भाई इनसे तो अंतर पूछा था, तो 8 में से 5 गए तो 3 बचा, 3 गुणा में 80 करेंगे 240 हो गया। लो भाई कितना बेस्ट तरीका है, देखिए एक स्कूल में 156 छात्र और 143 छात्राएं हैं, यानी किसने बोला कि जो लड़के हैं वो कितने हैं, सर लड़के तो हैं 156 और लड़की कितनी है, सर लड़की है 143। प्रधानाचार्य उन्हें सेक्शनों में इस प्रकार विभाजित करना चाहता है कि एक सेक्शन में केवल छात्र या छात्राएं हों। यदि सभी सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रधानाचार्य चाहते हैं कि सेक्शन कम से कम हो, तो स्कूल में कितने सेक्शन होंगे। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि एक स्कूल है उसमें लड़के कितने हैं मेरे भाई, लड़के 156 हैं, लड़कियां 143 है। अब उनका जो प्रधानाचार्य है वो चाहता है कि मेरे भाई मैं इनके सेक्शन बना दूं, यानी इस तरीके से मान लो ये एक सेक्शन बन गया, इस तरीके से ये एक दूसरा सेक्शन बन गया, ये इस तरीके से एक तीसरा सेक्शन बन गया। यानी जो इनका प्रधानाचार्य है वो इनके इस तरीके से सेक्शन बनाना चाहता है। और वो ये भी चाहता है कि एक सेक्शन में, जैसे मान लो ये वाला सेक्शन है तो या तो इसमें लड़के ही लड़के होने चाहिए या फिर लड़कियां ही लड़कियां होनी चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए, लड़के अलग लड़की अलग।
और ये चाहता है कि जितने सेक्शन है ना उतने ही लड़के भी होने चाहिए, उतनी ही लड़कियां होनी चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जब भी ऐसा वो सवाल पूछे कि जितने लड़के हों उतने ही सेक्शन हो, जितनी लड़की हो उतने ही सेक्शन हो, या फिर आपने वो सवाल भी पढ़े होंगे, अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आपको वो सवाल भी याद होंगे जहाँ पर बोला जाता था कि एक जो किसान है वो उतने ही पौधे लगाएगा जितनी पंक्ति, जितने पौधे लगाएगा उतने ही उस पौधे में पंक्ति होनी चाहिए। मान लो 5 पौधे लगाते तो एक पंक्ति में फिर 5 ही पौधे होने चाहिए और 5 ही पंक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम इस तरीके के सवालों करते हैं तो उनका क्या निकालते हैं, मैसे निकालते हैं। तो उनका क्या निकालते हैं, मैसे। तो दोनों का मैसे निकालो कितना होगा, तो मेरे भाई 13 का भाग 156 में भी जाता है और 13 का भाग 143 में जाता है, उनका मैस हो जाता है 13। तो मेरे भाई देखो, यानी अब आप समझ जाएंगे, यानी इनका मैस है 13 है। तो अब लड़कों की देखो मेरे भाई, यहाँ पर लड़के हैं 156, तो 13 का भाग दो इसमें, तो 13 का भाग इसमें दें तो 12 बढ़ जाए, यानी 13 लड़कों की 12 पंक्तियां बनेंगी। 13 लड़कों की 12 पंक्ति बनेगी भाई। 13 पंक्तियों में 12 लड़के बैठा दो, हो जाएगा 156। तो इसका मतलब सर बात तो ये सही है। तो लड़कों की पंक्ति कितनी बनेगी, सर लड़कों की बनेगी 12 पंक्ति। उसी तरीके से 13 का भाग 143 में देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, आप बोलेंगे 11 बढ़ जाएगा। भाई 11 पंक्तियों में 13 लड़के लड़कियां बैठा दो। भाई इस पंक्ति में भी 13 लड़की, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो यानी कि मेरे भाई सब हो जाएंगे 143। तो कितनी पंक्ति कितने सेक्शन बने, सर 12 सेक्शन तो लड़कों के बने और 11 सेक्शन लड़कियों के बने। तो 12 और 11 कितना होता है, 23। तो टोटल आपके 23 सेक्शन बनेंगे। अगले क्वेश्चन को चेक करो। 28% और 16% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई एकल छूट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरे भाई पहले 28 की छूट मिली तो ये हो जाएगा माइनस का 28, फिर 16 की छूट मिली तो ये हो जाएगा माइनस का 16, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 28 गुणा में 16 और बटे में हो जाएगा मेरे भाई आपका 100। 28 में 16, भाई माइनस माइनस प्लस होता है तो 28 को 16 में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 44 आएगा, वो भी माइनस का। प्लस में मेरे भाई देखो इनको गुणा करो, 28 को 16 से गुणा करो मेरे भाई, ठीक है। तो 16 64 यानी 128 का 8 यानी 12 बचेगा, 16 दूना 32 और 12 44, यानी कि मेरे भाई आएगा 448। अब नीचे 2 जीरो है तो मेरे भाई 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो यानी ये हो जाएगा 44 में से तुम्हें घटाना पड़ेगा 4 पॉइंट में 48। तो सीधी सी बात है, पॉइंट 48 है तो 100 में से पॉइंट 48 घटेगा तो लास्ट में पॉइंट 52 बचेगा, और लास्ट में पॉइंट 52 इसी ऑप्शन में है। अरे 44 में से इसको घटाओगे तो कितना बचे भाई, देखो 44 में से 4 घटाओगे तो 40 बचेगा, और 40 में से अगर पॉइंट 48 और घटाओगे तो 39.52 ही तो बचेगा। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। सभी से रिक्वेस्ट है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सवाल को करिए भाई। 40% और 15% की छूट खालिस्तान की एकल छूट के तुल्य, यानी सेम टू सेम इस वाले सवाल का जैसा है, बस संख्याएं चेंज हो गई। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा आपका कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो फटाफट बताओ भाई आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 40% की छूट है तो ये हो जाएगा माइनस का 40, ये 15 की छूट है ये हो जाएगा माइनस का 15। अब माइनस माइनस प्लस होगा तो 40 गुणा में 15 बटे में कितना 100। तो दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 55 होगा, 40 को 15 से गुणा करेंगे तो 600 होगा, 600 में 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो कटेंगी, 55 में से 6 घटाएंगे आंसर आएगा 49। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को निपटा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो सिलेक्शन लेना है तो ऐसे सवालों को करना पड़ेगा, मेरी क्लासों को लास्ट तक देखना पड़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, वो भी मेरे भाई ठीक है कम टाइम में। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात है 4:3:2। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 832 है। तो बताओ मेरे भाई इसका आयतन क्या होगा। तो अब बच्चे सोचेंगे सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है वो भी घनाभ का, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे भाई, 2 गुणा LB
प्लस BH प्लस में LH। यही सोच रहे हो ना आप लोग कि भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 गुणा LB प्लस BH प्लस में LH। और अब यहाँ से हमें लंबाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर चौड़ाई की निकालनी पड़ेगी और फिर ऊंचाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसा कुछ सोच रहे हो ना भाई, ऐसा कुछ प्लान बना रहे हो आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ेगा भाई। देखो तुमसे पूछा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो लंबाई है 4, चौड़ाई है 3, ऊंचाई है 2, 4 3 12, 12 2 24। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 24 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 24 का मल्टीपल होगा। यानी जो भी आंसर होगा ना उसमें 24 का भाग जाना चाहिए। अब 24 का भाग जाना चाहिए मतलब 3 गुणा में 8 यानी 8 3 24, 3 का भी भाग जाना चाहिए और 8 का भी भाग जाना चाहिए। तो इसमें चेक करो क्या इसमें 3 का भाग जाता है क्या। 6 और 8 14 और 5 19 और 1 20। सर इसमें 3 का भाग नहीं जा सकता। इसको देखेंगे मेरे भाई, 6 और 1 7 और 5 12 और 1 13, 13 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें 6 और 3 9 5 और 6, इसमें 3 का इसमें चला जाएगा। इसमें देखेंगे 5 और 5 10 16 और 1 17, इसमें भी नहीं जाएगा। यानी इन सारे ऑप्शनों में एक ही ऑप्शन है जो कि 24 से कटता है। तो 24 से ये ऑप्शन कटता है तो यही आंसर हो जाएगा। लो हो गया सवाल मेरे भाई। कौन से तुमको मंत्र पढ़ने पड़े, ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से भी कभी कभार अगर हम अपने माइंड को यूज कर लें तो इस तरीके से सवाल हो सकते हैं। ऋषि किसी काम को 11 दिनों में कर सकता है, जबकि जो शान है ना वो ऋषि से 10% अधिक कुशल है। यानी कि एक तरफ तो मेरे भाई आपका ऋषि है, यानी एक तरफ तो मेरे भाई आपका ऋषि है, एक तरफ मेरे भाई आपका शान है। तो इसने बोला कि जो शान है ना, शान वो ऋषि से 10% अधिक कुशल है। यानी ऋषि अगर 100 काम करता है तो जो शान है वो 110 काम करता है। भाई 10% अधिक कुशल, 10 काम ज़्यादा ही करेगा। तो ऋषि अगर 100 काम करता है तो शान 110 काम करेगा। 0 से 0 कट जाएगी। यानी कि मेरे भाई ऋषि अगर 10 काम करता है तो मेरे भाई जो शान है वो 11 काम करता है। अब इसने बोला कि ऋषि 11 दिनों में काम करता है तो टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा मेरे भाई। सर ऋषि जो है 10 काम करता है, इसकी काम करने की क्षमता 10 है। अब ये 11 दिनों तक काम करता है, 10 गुणा में 11 यानी टोटल काम हो जाएगा 110। अब इसने बोला कि शान उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सर शान तो 11 काम करता है तो 11 का भाग दे दो इसमें, इसका इसमें भाग देंगे 10 आंसर आ जाएगा। लो भाई हो गया तुम्हारा सवाल, ठीक है भाई। ऋषि से 10% अधिक कुशल है कौन, शान। तो ऋषि अगर 100 काम करेगा तो शान 110 काम करेगा, 0 से 0। यानी ऋषि अगर 10 काम करेगा तो शान 11 काम करेगा। अब टोटल काम कितना होगा, सर ऋषि किसी काम को 11 दिनों में करता है तो ऋषि मेरे भाई एक दिन में 10 काम करता है। अब डेली के 10 काम करेगा वो भी 11 दिनों तक, तो 11 गुणा में 10 110 हो जाएगा। तो बोला कि शान उस काम को कितने दिन में करे, भाई शान की क्षमता तो 11 है तो 11 का भाग देंगे, 10 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। 13 का क्यूब माइनस 8 के क्यूब का मान बताओ कितना होगा, ठीक है। यानी आपको निकालना है 13 का क्यूब, माइनस में आपको निकालना है 8 का क्यूब। तो इकाई के अंक से कर लो, शायद यूनिट डिजिट से ये सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से ये सवाल हो जाएगा क्या, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 तिया 9 9 27 यानी इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। इसका यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो ठीक है 8 × 64 8 चौका 32। यानी कि मेरे भाई यूनिट डिजिट से तो ये सवाल आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से तो ये सवाल आपका नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई हमें करना पड़ेगा किससे, पूरे के पूरे सवाल को ही करना पड़ेगा। तो 13 का क्यूब होता है 169, यानी कि 100 देखिए 169 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का क्यूब होता है मेरे भाई 13 नाम का कितना होता है 117, ठीक है मेरे भाई। तो 17 का 7 आएगा, इसी के 78 1 79 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 2197, ठीक है। 8 का क्यूब होता है मेरे भाई 564, ठीक है 512 होता है, ठीक है। इसको घटा दो, 7 में से 5 घटे 2 घटेगा 5, 9 में से 1 घटेगा 8, तो लास्ट में 85 इसी ऑप्शन में, ठीक है मेरे भाई। लास्ट में 85 जो है इसी ऑप्शन में है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% की एकल छूट, यानी एक छूट तो दे दी तुमको 16%, सॉरी 46%, ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि ये छूट कितने की है, आपकी 46% की छूट है। तथा 30% और 20% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर 256 है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ कितना है। तो मेरे भाई देखो, एक छूट तो तुम्हारी फिक्स हो गई कितने की, 46% की, लेकिन आगे दो क्रमिक छूट दी गई हैं। तो मेरे भाई इनमें वही फॉर्मूला लगाओ तुम, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो यहाँ पे एक छूट है 30 की, एक छूट है 20 की, तो 30 की छूट है तो ये माइनस का 30 हो गया, ये 20 की छूट है तो माइनस का 20 हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 30 गुणा में 20 बटे में हो गया तुम्हारा 100। तो देखो दोनों को जोड़े, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 50 आएगा, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3 दूनी 6, तो 50 में से 6 गया तो ये आएगा तुम्हारा कितना, 44% की। यानी एक छूट तुम्हारी 46% की है, और इन दोनों को एकल छूट बनाता हूं तो ये 44% आएगी, यानी 46 और ये 44, तो कितने का डिफरेंस है, 2% का। जबकि सवाल में बोला है कि 256 का अंतर है, तो मेरे भाई ये अंतर हो जाए कितने का, 256 का। तो 2 का भाग इसमें देंगे, 1% की वैल्यू आएगी 128। लेकिन भाई तुम्हें तो अंकित मूल्य ने 1% की वैल्यू अगर 128 है तो 100% की वैल्यू किसकी होगी, तो इसको 100 से गुणा कर दो, 12,800 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच आयोजित एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो मेरे भाई देखो, अब कितने मतदाता थे वो तो मुझे नहीं पता भाई, सपने थोड़ी आ रहे हैं मेरे को। तो मैंने मान लिया कि टोटल मतदाता तुम्हारे एम थे, इन एम मतदाताओं में से 75 ने वोट डाला, तो यानी ये हो जाए कितना, 75 बटे में 100 हो जाएगा। फिर इसमें से क्या हुआ कि 2% को अवैध घोषित कर दिया। तो भाई 2% को अवैध घोषित कर दिया तो दुनिया में सब कुछ 100% है, 2 को अवैध घोषित कर दिया तो 98 बचेगा। फिर एक प्रत्याशी को 9261 वोट मिले जो कि वैध मतों का 75%, यानी जो इन वैध मतों का कितना है, 75% है, तो फिर से 75 बटे 100 हो गया। और ये टोटल आपका कितना है, 9261। भाई इतने ही तो वोट मिले इसको। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर दो। देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, इसको भी काट दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूना 4 और 2 से इसको काटेंगे, 2 चौका 8, 2 नाम का 18, 49 बार कटेगा। अब देखो मेरे भाई क्या करेंगे, अब और काट लो, 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, 3 8 का 24 और 3 7 का 21, इसको भी 3 से काट दो मेरे भाई, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 नाम का 27, यानी कि 129 बार कटेगा। क्या इसमें 49 का भाग चला जाएगा क्या मेरे भाई, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है भाई। इसमें देखो इसको काट देखो, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा। इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 7 49, इसमें 7 का चला जाए, ठीक है। इसमें अगर 7 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 21 बार कटेगा। यानी इधर को क्या बचा, लास्ट टर्म लास्ट 21 बचा, और नीचे कितने हैं, 4 दूनी 8 और ये 100 तो है, तो 4 दूनी 8 को 100 से गुणा 800, तो ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा इधर को, तो इस किसको गुणा कर दो 800 से, तो आंसर आ जाएगा 0 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करना इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल मेरे भाई काटा पीटी थी। इस तरीके से ये सवाल आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो, अगला क्वेश्चन क्या होगा। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करने हैं। तो भाई देखिए कैसे सवाल होगा। 35 का 35 आगे माइनस का चिन्ह है, 25 का 25 आगे फिर माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट में लगाएंगे 31 माइनस का, इसको देखो मेरे भाई, इसको देखिए 21 में से 11 घटेगा तो 10 बचेगा, 10 में से 9 घटेगा, सॉरी 21 में से 11 घटे 10, 10 और 9 कितना होगा 19, यानी यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 19 बचेगा। अब आ जाइए मेरे भाई 35 की जगह पे 35 माइनस का, 25 की जगह 25 माइनस, इसको देखो 31 में से 19 अगर तुम घटाओगे तो आंसर कितना बचेगा सर 12 बचेगा, ठीक है। 35 का 35 माइनस 25 में से 12 घटाओगे 13 और 35 में से 13 घटाओगे आंसर आया कितना 22। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया।
तो जिन्होंने 22 आंसर दे दिया है भाई उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। यानी कि कुल मिला के एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो इस PDF में वैसे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ लेता है तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस PDF में मिलेंगे। अब से पहले जिन बच्चों ने PDF लिया है सब बच्चों ने वापस आके बोला कि सर बेहतरीन तरीके का PDF है और हमें इस PDF से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, वो भी हूबहू। तो मैं अभी भी मेरे भाई गारंटी देता हूँ इस PDF से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। अभी आपके पास में टाइम भी है तो आप इस PDF को पढ़ सकते हैं, वरना टाइम निकल जाएगा, उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। तो मात्र 100 रुपये का PDF है जिसमें चारों की चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगी। जिसको चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो WhatsApp पे मैसेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुम्हारे सामने है कि 13,525 रुपये को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके हिस्सों में क्रमश है 29 रुपये, 70 रुपये और 28 रुपये की कटौती कर ली जाए तो उनके पास का अनुपात बचेगा 19, 6 और 8 के अनुपात में धनराशि बचती है। B और C के मूल हिस्से में कितने का अंतर है? बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो भाई देखो, टोटल तुम्हारे पास में कितना पैसा है? टोटल तुम्हारे पास में पैसा है 23,525 का, लेकिन सर इस पैसे में कटौती कर ली। अब कितने की कटौती करी वो देख लो, 29 रुपये की, 70 रुपये की और 28 रुपये की। तो इन कितनी हो गई टोटल ये? तो सर 29 देख 28 56 और 1 57, यानी कि मेरे भाई 126 रुपये की कटौती हो गई टोटल। ठीक है, 126 ही तो हुआ मेरे भाई। 28 दूना 56 और 1 57, यानी कि 126 नहीं 127 रुपये की कटौती यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये टोटल कटौती कितने की हुई मेरे भाई? आप बोलेंगे सर ये कटौती हुई है आपके कितने की? 127 रुपये की। तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो टोटल पैसा कितना बचा? देखो 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पर 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9। यहाँ पर 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3। यानी ये होगा 1300 कितना? 98, 13,398 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया कितना? 13,398। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे इतना पैसा तुम्हारे पास में बचा है। अब इस पैसे को इसने बांटा है, ठीक है मेरे भाई, किस अनुपात में? 9, 6 और 8 के अनुपात में। तो टोटल अनुपात कितना हुआ? सर 9 और 6 जोड़ेंगे तो 25, 25 और 8 जोड़ेंगे तो 33, यानी टोटल अनुपात कितना हो गया? 33। तो अब हम इसमें 33 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें 33 का भाग दे के चेक करना एक बार। देखो 3 का भाग देंगे तो 11 बढ़ जाएगा और इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। सॉरी, 3 चौके 12 होगा, 1 बचेगा। 3 चौके 12, 3 6 18, 3 6 18। इसमें 11 का भाग देंगे, 11 चौके 44 और 11 6 का 66, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? सर 1 की वैल्यू आ गई 406 रुपये, 1 की वैल्यू आ गई। तो इसने बोला है कि बी और सी के मूल हिस्से का अंतर। तो बी और सी का अंतर कितना है? तो इसका देखो ये 6 है और ये 8 है। भाई देखो ये ए, ये बी और ये सी, तो 8 और 6 बी और सी का। तो 8 में से 6 घटाएं 2 आएगा, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 406 को 2 से गुणा करेंगे तो 812 आंसर यहाँ पर आएगा। तो इसने बोला कि अंतर, तो इनका अंतर कितना आ गया? 812। लेकिन यहाँ भी तो अंतर है, इसको 70 रुपये मिले हैं, इसको 28 रुपये मिले हैं। तो यहाँ पे इनका अंतर कितना है? 42 रुपये का। तो इसमें से 42 और घटा दो मेरे भाई। तुम कहाँ गलती कर दी मेरे भाई हमने? 406 को 2 से गुणा करेंगे तो 812 आएगा। ठीक है मेरे भाई, 812 आएगा। और 812 में से 42 घटाएंगे तो 770 आंसर आएगा। ठीक है, 0 आएगा
और यहाँ पर ठीक है मेरे भाई 770। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। मुझे ये बताओ ये सवाल किस किस के समझ में नहीं आया। देखो समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे पास में टोटल पैसा कितना था 13,525। तो 13,525 मैंने लिख दिया। इसको 3 आदमियों में बांटा, ए बी और सी में बांटा, कोई बात नहीं है। लेकिन सर बांटते टाइम कटौती कर दी। अब कटौती कितने करी 29 रुपये की तो इसमें करी, 70 रुपये की इसमें करी और 28 रुपये की इसमें करी। तो 29, 70 और 28 ये टोटल कितना हो गया सर? ये टोटल हो गया तीनों के तीनों 127। तो 13,525 रुपये था, इसमें से तीनों की 127 रुपये की कटौती कर दी तो बचा कितना 13,398 रुपये बचेंगे। अब ये पैसा तीनों में बांटा जाएगा और तीनों में कैसे बांटा? इसको 19 रुपये मिले, इसको 6 रुपये मिले और इसको 8 रुपये मिले। तो तीनों को कितने रुपए मिले सर? 33 रुपये मिले हैं। तो 33 का भाग जब हम इसमें देंगे तो 406 रुपये आएगा। कितना आएगा? 406 रुपये। लेकिन ये थोड़ी निकालना था, तुम्हें तो निकालना है कि बी और सी के बीच का अंतर। तो मेरे भाई यहाँ पे 19, 6 और 8 है, 6 मिले हैं बी को और 8 मिले हैं सी को। तो इनके बीच का अंतर कितना? तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। तो 1 की वैल्यू अगर 406 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 406 को 2 से गुणा 812 रुपये। यानी दोनों का डिफरेंस कितना है? 812 रुपये है। लेकिन सर यहाँ पे एक गड़बड़ और हुई। गड़बड़ ये हुई कि इसको 70 रुपये की कटौती की गई और इसमें 28 रुपये की कटौती की गई। तो ये भी तो डिफरेंस ही निकालेंगे भाई। यहाँ भी तो बी और सी है, यहाँ भी बी और सी है, तो ये डिफरेंस भी तो निकालेंगे। तो 70 में से 28 गए तो 42 बचेगा। तो 812 में से 42 और घटा दो, 770 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। अब इसमें 73 है तो 73 कितनी बार आया भाई? पूरे में देखो 73 कितनी बार आया? 73 एक बार तो ये है, इसके अलावा इसमें मुझे 73 कहीं नहीं दिखाई दिया। 73 आया है एक बार। 85 कितनी बार आया? 85 आया है एक बार तो ये रहा, इसके बाद में 85 एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। यानी 85 आया है कितनी बार? 85 3 बार आया। 89 को देखो, 89 कितनी बार आया? एक बार तो ये 89 रहा, इसके बाद में 89 सिर्फ एक बार। ठीक है, 89 कितनी बार आया? एक बार। 68 को देख लो, 68 कितनी बार आया? ठीक है, 68 को देखो, 68 आया है मेरे भाई आपका, देखो 68 एक बार तो ये रहा 68, इसके बाद में 68 एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, सॉरी एक बार तो ये रहा, दूसरी, तीसरी और चौथी। यानी 68 कितनी बार आया? 4 बार। देखो ये एक बार आया, ये 3 बार, ये एक बार और 4 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 68 ही आया है। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। 3 कारों की चाल 2, 3 और 5 है तो उन कारों के द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई समय बराबर होता है, समय बराबर हो गया दूरी बटे में चाल। ठीक है मेरे भाई, समय हो गया दूरी बटे में चाल। अब दूरी तो समान है, दूरी क्या है? समान। तो कोई भी एक दूरी मान लो जिसमें 2 का भी भाग जाता हो, 3 का भी और 5 का भी। तो मैं मान लेता हूँ मेरे भाई 5 3 15, 15 दूना 30। यानी मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस तुम्हारे पास में कितनी है? 30 है। तो 30 में सबसे पहले इस 2 का भाग देंगे, 2 चाल है इसके, तो 30 में 2 का भाग देंगे, 15 बार आया तो एक तो 15 हो गया। फिर 30 में किसका भाग देंगे? इस 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। फिर तुम्हारे पास में 30 है, इसमें इस 5 का भाग देंगे तो 5 6 का 30, 6 बार आएगा। तो मेरे भाई अनुपात देखो 15 10 और 6, 15 10 और 6, यही तुम्हारा अनुपात हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? तो अगले सवाल पर अब हम तभी बढ़ेंगे जब आप सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।